एनर्जी के फार्मूले कौन से हैं? ठीक ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की होती है वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर एटॉमिक होता है और एक के अंदर होता है 1.67 10 पावर -27 किलोग्राम। क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रखेंगे लेकिन टेम्परेचर और ये रखेंगे एसआई के अंदर, तो मास रखेंगे हम 2 इंटू 1.67 10 पावर -27 जो है वो किलोग्राम हम रखेंगे। एक ये होता है और दूसरा क्वेश्चन ये होता है बेटा इस तरह से कि कंपेयर VRMS of hydrogen to VRMS of oxygen। ठीक है, VRMS of oxygen, ठीक है, at temperature of the hydrogen is equal to 600 Kelvin, and if temperature of hydrogen 600 Kelvin and temperature of oxygen is equal to 800 Kelvin। तो बेटा इस तरह से आप इनके बारे में कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 के टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन kT upon mass of hydrogen divided by under radical 3 के टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा कि ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 के में जाएगा, ये होगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन और मास ऑफ द हाइड्रोजन। इस तरह से आप कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन होता है 32 टाइम्स, तो आप इसको लिख सकते हैं कि मास ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह भी लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज के अंदर अगर आप देखते हो तो वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये अंडर रेडिकल के हिसाब से अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो VRMS 2 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि 4 का अंडर रेडिकल 2 होगा। अगर टेम्परेचर यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी बार बढ़ेगी? 2 टाइम्स बढ़ेगी। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। वजह से उनके अंदर एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो रियल गैसेस हैं उनके अंदर ये 2 किस्मों की होती है। एक तो उसके गैस मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन में होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं, और तीसरा जो होते हैं वो रोटेशनल मोशन के अंदर होते हैं। तो ये जो मोशन की वजह से इनके पास एनर्जीज होती है इनको कहा जाता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो आइडियल गैस होती है उनके पास उनका मास हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। पॉइंट मास का मकसद है ऐसा मास जिसको सिर्फ हम मास तो समझते हैं लेकिन उसकी मास की प्रॉपर्टीज असाइन नहीं कर सकते। तो आइडियल गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। उनके अंदर वाइब्रेशन
और रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। जबकि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मास होने की वजह से उनके दरमियान अट्रैक्शंस भी नहीं होती, और उनके दरमियान अट्रैक्शन न होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जीज जो होती हैं वो भी उनके दरमियान न होने के बराबर होती है। जबकि रियल गैसेस के अंदर उनकी मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जीज भी होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का मकसद होता है सम ऑफ ऑल, ठीक है, सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, ये रियल गैसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जीज possessed by molecules is called internal energy। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मकसद होता है सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज possessed by molecules is called इंटरनल एनर्जी। अगर कोई भी हमारे पास इस तरह से कंटेनर है, सपोज करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं इस तरह से, और इस कंटेनर के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इस कंटेनर के अंदर अगर इस तरह से मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से इनके पास जो टोटल एनर्जी होती है उनको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। इन केस ऑफ आइडियल गैस, देखिए बेटा, इन केस ऑफ आइडियल गैस जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। और इन केस, ठीक है, इन केस ऑफ रियल गैसेस, इन केस ऑफ रियल गैसेस, इनके पास इंटरनल एनर्जीज दो किस्मों की होती है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशंस और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी कंटेनर के अंदर जितनी भी मॉलिक्यूल्स के पास टोटल उनकी मॉलिक्यूल्स, ये माइक्रोस्कोपिक है बेटा, ऐसा नहीं कि जो कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कंसीडर नहीं की जाएगी। उसकी जो मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है, उन मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जीज होती हैं उनको हम कहते हैं, उन सब की जो सम होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो होती है उसको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की वजह से जो होती है उसको इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो आप उसको इस सेंस में देख सकते हैं कि रियल गैसेस के सेंस में ये होती है और आइडियल गैसेस के सेंस में ये होती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी कि इंटरनल एनर्जी चेंज, internal energy change does not depends upon path, it only depends upon initial and final state। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या है बेटा?
इसका मतलब ये है कि सपोज करें बेटा, अब हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ये इस तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है, अब सपोज करें ये हमारे पास एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, और एक हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, या आप कर लें आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। एक हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक और आइसोबैरिक दोनों हमने पढ़े बेटा। इसका P1 V1 T1 है। अब अगर इसको हम बेटा टोटल हीट देंगे तो वो टोटल हीट किस में चली जाएगी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में, और इसकी स्टेट हो जाएगी P2 V1 T2 हो जाएगी, ठीक है। और इसका अगर ग्राफ हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ये इनिशियल स्टेट है P1 V1 T1, और इसकी हो जाएगी P2 V1, और ये हो जाएगा T2। बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में आपने देखा है कि उसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे चले गए। और अगर आइसोबैरिक प्रोसेस में हम देखेंगे बेटा, तो जब हम आइसोबैरिक प्रोसेस को हम हीट देंगे तो उसका कम सम पार्ट जाएगा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में, प्लस सम जाएगा वर्क में, ठीक है। अब देखिए दोनों कंडीशन के अंदर सपोज करें ये प्रेशर P1 है, V1 है, T1 है, और ये हो जाएगा प्रेशर P1, वॉल्यूम V2, और टेम्परेचर हो जाएगा T2। अब इसके अंदर अगर आप जाओगे, सपोज करें इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा इस तरह से, ये बनेगा प्रेशर P1 V1 और T1, और ये जो बनेगा ये बनेगा प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, ठीक है बेटा। और टेम्परेचर सॉरी प्रेशर P1 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है बेटा। प्रेशर P1 वॉल्यूम V2, टेम्परेचर होगा T2। देखिए बेटा अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर और इसका इनिशियल टेम्परेचर सेम है, सपोज करें इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसका फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी फाइनल टेम्परेचर अगर 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन के अंदर एक का पाथ पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस है और दूसरे का पाथ किस तरफ होता है, पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस है। अगर दोनों का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो दोनों कंडीशन के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो देखें ये इसका मकसद होता है कि इंटरनल एनर्जी की जो चेंज होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसको हम पाथ कहते हैं कि ये प्रोसेस है, प्रोसेस का ग्राफ बनता है। देखें आप P1 V1 T1 से लेकर P2 V2 V1 T2 तक आए, आपने पाथ कौन सा लिया, ऐसा पाथ जो पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस है। और इस प्रोसेस के अंदर आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट गए, लेकिन अगर दोनों का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम है तो आप कहोगे दोनों कंडीशन के अंदर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दोनों कंडीशन के अंदर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम है। दोनों कंडीशन के अंदर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इनमें कोई भी फर्क नहीं होगा, दोनों कंडीशन के अंदर सेम आती है, ठीक है। अब उसके बाद एक बात कही गई है आपके जो पंजाब के बुक के अंदर
कि इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको हम बिल्कुल इसी तरह से डील करते हैं जिस तरह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डील करते हैं। बेटा वो इसलिए कि जिस तरह से जमीन के सरफेस पे जब कोई भी बॉडी होती है तो हम कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, लेकिन एक्चुअली उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जीरो नहीं होती, उसके अंदर कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम उसको अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आती है। तो हम जो कैलकुलेट करते हैं वो चेंज ऑफ जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। तो आप इसको पहले पॉइंट लिखता हूं मैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इट इज डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी व्हिच इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखें कोई भी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है बेटा, अगर इसका मास है हमारे पास 1 किलोग्राम और जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एच हम ले जाते हैं 10 मीटर पे। अब अगर इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब हम इसको कितनी हाइट पे लेके आए, 10 मीटर हाइट पे ले आए, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हुई, mgh। बेटा ये फार्मूला चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देता है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि सरफेस अर्थ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो कितनी चेंज हुई, 1 × 10 × 10 इज इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम किसी भी इस तरह से किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब हम हीट देते हैं तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास पहले इंटरनल एनर्जी U1 होती है, वो बढ़ के कितनी हो जाती है, U2 होती है। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हो जाएगी U2 माइनस U1। तो आप कहेंगे कि यहां से जो हम हीट देंगे इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है और इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है, U2 है। तो ये हीट क्या करेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। तो जिस तरह से ये हमारा वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है, इसी तरह से हमारी गिवन हीट जो होती है वो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारी इंटरनल एनर्जी हुई। कल हम करेंगे वर्क के बारे में, अब आपकी केमिस्ट्री की क्लास है।